नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुलता बरगोता। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। हम बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक के पोर्शन में से एक यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। उसका जो नाम है यूनिट का वो है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजिन्स। तो हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक का टॉपिक सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजिन्स। सिलिकॉन्स एंड जो फॉस्फाजिन्स है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर ये जो है इससे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाता है कि इसकी इनऑर्गेनिक की यूनिट क्या है, या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में आपको जैसे हम इसका सब्जेक्टिव का पोर्शन पढ़ेंगे उसके साथ ही साथ हम इसके ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चंस भी कुछ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलिकॉन और फॉस्फाजिन्स में इसका क्या इंट्रोडक्शन है, किस बारे में है ये चैप्टर। तो सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजिन एक तरह के हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है। जब हमने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में काफ़ी बात की है, काफ़ी चर्चाएं की हैं। तो जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं हम वो देखते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन लिंकेज होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन लिंकेज की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में हम इनऑर्गेनिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं, यानी जो हमारे ग्रुप एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स हो गए जैसे सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इस तरह के जो हमारे मेन ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं, अगर उनका पॉलीमर हम बनाएं तो उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब हम पॉलीमर की ही बात कर रहे हैं तो कुछ हम पॉलीमर के इंट्रोडक्शन से इस यूनिट को स्टार्ट करते हुए चलते हैं। पहले हम समझेंगे कि हम पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो पॉलीमर होता क्या है। अगर हम जैसे फर्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पॉलीमर की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पॉलीमर की बात करें तो हम दो तरीके के पॉलीमर पढ़ते हैं। एक पॉलीमर है हमारे इनऑर्गेनिक पॉलीमर, और एक है हमारे ऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक है, एक है हमारा इनऑर्गेनिक पॉलीमर और एक है हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर। जब हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करते हैं तो इसमें जनरली सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, एल्यूमिनियम, इस तरह के जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके पॉलीमराइजेशन से हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और जब हम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करते हैं तो इसमें कार्बन कार्बन जो लिंकेज है या क्रॉस लिंकेज है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो तरह के पॉलीमर्स हो गए। अब पॉलीमर एक्चुअली होता क्या है। अब हम यहाँ पे जब पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पॉलीमर की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो पॉलीमर की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ठीक है। पॉलीमर हम किसे डिफाइन करेंगे। पॉलीमर मतलब होता है कि एक ऐसा हाई मॉलिक्यूलर मास यूनिट जो एक मोनोमर के रिपीटेशन से बना हुआ हो, है ना। तो सब्सटेंसेस यानी ये सब्सटेंसेस वो हैं सब्सटेंसेस विच आर हाई मॉलिक्यूलर मास यूनिट्स फॉर्म्ड बाय रिपीटेशन ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, मोनोमर यूनिट। तो substances which are high molecular mass units formed by repetition of मोनोमर यूनिट्स, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलीमर्स की। तो पॉलीमर किसे कहेंगे हम, वो सब्सटेंसेस जिनका हाई मॉलिक्यूलर
molecular mass हो, high molecular mass formed by repetition of monomer units, ठीक है। अगर हम पॉलीमर को दो वर्ड्स में तोड़े यानी पॉली प्लस मर, पॉली प्लस मर, पॉली मतलब होता है मेनी और मर होता है मतलब पार्ट्स या यूनिट, पार्ट्स या यूनिट यानी बहुत सारे पार्ट्स या यूनिट हो, ऐसा सब्सटेंस हमारे पास में जिसके पास मल्टीपल पार्ट्स या यूनिट्स हो उसको हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन में हमने ये सीखा है कि सब्सटेंसेस व्हिच आर हाई मॉलिक्यूलर मास यूनिट्स, रिपीटेशन यूनिट्स, उनको हम कहते हैं मोनोमर्स, पॉलीमर्स। मोनोमर्स उनके स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं जिसकी रिपीटेशन से हम पॉलीमर को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मोनोमर की डेफिनेशन लिखना चाहें तो मोनोमर किसे कहेंगे हम, कि मोनोमर क्या होता है, मोनोमर एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिससे हम पॉलीमर को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट which forms polymer, ठीक है। अगर हमसे दो चीजें पूछी जाए कि पॉलीमर की डेफिनेशन और मोनोमर की डेफिनेशन, तो हाई मॉलिक्यूलर मास यूनिट्स जो मोनोमर से बनती है उसको पॉलीमर कहते हैं और बेसिक स्ट्रक्चरल यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर को हम कहेंगे मोनोमर, ठीक है। अब क्योंकि ये हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास यूनिट है तो इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल भी कह सकते हैं, इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल भी कह सकते हैं, पर सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स को पॉलीमर नहीं कह सकते, ठीक है। पॉलीमर्स को मैक्रोमोलिक्यूल एक टाइप ऑफ बड़ा लार्ज साइज मैक्रोमोलिक्यूल होता है, तो पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स की श्रेणी में आता है, लेकिन हर मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो पॉलीमर नहीं होता। इसको हम पॉलीमर वाले यूनिट में डिटेल में समझेंगे, अभी बस आपको ये दो डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे दो तरह के पॉलीमर के बारे में डिस्कशन किया है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर के बारे में और ऑर्गेनिक पॉलीमर के बारे में। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर के बारे में अब हम ये देखते हैं कि इनमें से ज्यादा जो एडवांटेजेस है, भाई दो तरह के पॉलीमर सिंथेसाइज कर रहे हैं हम, है ना। तो हम जब सिंथेसाइज करते हैं कोई चीज तो उसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर उसको सिंथेसाइज किया जाता है, किसकी एप्लीकेशंस ज्यादा है। तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में से देखें तो इनऑर्गेनिक जो पॉलीमर्स हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल और एडवांटेजेस होते हैं ओवर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में, ठीक के ऊपर। अब हम कुछ इनके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि क्यों इनऑर्गेनिक जो पॉलीमर्स हैं हमारे वो ज्यादा एडवांटेजेस है बजाय कि ऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखती हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ओवर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ये क्वेश्चन आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में है वो पूछा जा सकता है कि भाई अगर हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो हमें क्यों जरूरत है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स बनाने की, क्या हम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स से काम नहीं कर सकते थे कि हमें इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की सिंथेसिस की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं वो मोर ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल टू हाई टेम्परेचर्स देन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिख देते हैं कि दे आर मोर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, मोर ड्यूरेबल, ठीक है। जब हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि
स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर्स पे देन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स से, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है कि क्या एडवांटेज है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं मोर फ्लेक्सिबल। हमने ये देखा है स्टडीज से कि जो हमारे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल पाए गए हैं देन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स से। तो इसके एडवांटेजेस जो है वो इस तरह से है कि हम पॉलीमर्स में हमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हमें इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ज़्यादा जो है एडवांटेजेस लगते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है इसमें कि अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कार्बन है, ये हमारा कार्बन है और ये हमारा मान लीजिए सिलिकॉन, फास्फोरस या सल्फर या कुछ भी है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है छोटी और बाकी के जो हमारे पास दूसरे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ है बड़ी बड़ी। तो जब हम पॉलीमर सिंथेसाइज करेंगे, मान लीजिए मैं सिलिकॉन से पॉलीमर बना रही हूँ, तो इसके जो बॉन्ड लेंथ बड़ी होने के कारण जो है मोर बॉन्ड लेंथ यहाँ पे हमें मिलती है, मोर बॉन्ड लेंथ यहाँ पे मिलती है। ज्यादा बॉन्ड लेंथ होने के कारण इसमें ज्यादा इलास्टिसिटी पाई गई है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोर बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक जो पॉलीमर्स हैं उसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा पाई गई है बजाय कि कार्बन यानी ऑर्गेनिक वाले जो हमारे पॉलीमर्स हैं उससे। तो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि मोर इलास्टिक। क्यों है ये? क्योंकि हम यहाँ देखा बॉन्ड लेंथ के कारण ड्यू टू बॉन्ड लेंथ फैक्टर मोर इलास्टिक, ठीक है। तो हमें तीन फैक्टर मिल गए हैं कि एक तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और ज्यादा इलास्टिक होते हैं, जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक हम किसी पॉलीमर के लिए हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं उनके पास वो अपने जो बैलेंस शेल है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसलिए उनकी जो चेन लेंथ है हम इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, बजाय कि कार्बन के ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की जहां हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं उसमें हम क्या है जो चेन लेंथ है वो इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो बैलेंस शेल है वो वेकेंट रहता है और वो एक्सपेंड हो सकता है। तो मोर ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं वो इनर्ट टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स रहते हैं, ज़्यादा स्टेबल रहते हैं और रिएक्ट कम करते हैं। अगर हम उसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डालें तो ऐसा नहीं है कि वो डिसॉल्व हो जाए या उससे इजीली रिएक्ट कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि दे आर मोर रेजिस्टेबल टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो हमने ये 5 कारण ऐसे देखे जिसके कारण जो है हमने इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को ज़्यादा वेटेज दिया है बजाय कि हमारे जो है हमारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है। अब हम बहुत सारे जो है पॉलीमर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ हम 2 कैटेगरीज पढ़ते हैं। इसमें 2 टाइप्स के
किया गया है। एक होता है दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक है होमोचेन और एक है हेट्रोचेन। यानी होमोचेन इनऑर्गेनिक पॉलीमर और एक है हेट्रोचेन इनऑर्गेनिक पॉलीमर। दो टाइप के ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को हमने क्लासिफाई किया है। होमोचेन, होमो मतलब यहाँ पे एक ही जो एलिमेंट है इन्वॉल्व होगा, और हेट्रोचेन मतलब यहाँ पे बहुत सारे एटम्स एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। होमोचेन में मान लीजिए मैं सल्फर का जो है S8 एक जो इम्पोर्टेंट है एलिमेंटल सल्फर जो हम देखते हैं, इसका पॉलीमर जो बनाते हैं हम, ये जो S8 जो चेन है इसमें सिर्फ एक ही एटम इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ सल्फर ही इन्वॉल्व है, तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे होमोचेन पॉलीमर में। ठीक है। हेट्रोचेन पॉलीमर में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी आती है। जब हम जैसे फर्स्ट जो हम हमारा एग्जांपल ले रहे हैं सिलिकॉन्स का, वो भी जो है सिलिकॉन है क्या है SiO Si लिंकेज जो है इसमें पाई जाती है, यानी Si और ऑक्सीजन दो एटम्स इसमें इन्वॉल्व हो गए, यानी हेट्रो यानी दो एटम्स या दो से ज्यादा, तो इसमें दो एटम्स इन्वॉल्व हो गए, इसको हम कहते हैं सिलिकॉन्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिलिकॉन्स। तो ये एक हेट्रोचेन इनऑर्गेनिक पॉलीमर का एग्जांपल है। मान लीजिए हम फॉस्फोजिन्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें फॉस्फोरस के साथ नाइट्रोजन PN तरह की लिंकेज मिलती है, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोजिन्स। ठीक है, तो इस तरह के जो पॉलीमर्स हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोचेन पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये हमने दो तरह की इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया है। आगे की आने वाली क्लासेस में हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के और भी जो डिटेल है डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, सिलिकॉन और फॉस्फोजिन्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और इनके बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और डायग्राम्स वगैरह के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।